हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। डिस्क्रिप्टिव ज्ञान चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं ज्ञान। तो आज का ये जो वीडियो है मैं बनाने जा रहा था किसी दूसरे टॉपिक पे, तभी मुझे ये वाला जजमेंट दिख गया तो मैंने कहा पहले इसको बना लेते हैं, फिर वो वाला बाद में बना लेते हैं। तो बात है सेक्शन 304 बी आईपीसी, जिसे हम लोग बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, सेक्शन 304 बी की बात है। और अभी मैं उसको शब्द बाद में उसका नाम लूँगा। पहले ये जो टॉपिक है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी नई गाइडलाइन जारी की है 304 बी से रिलेटेड। और ये 304 बी जो आपकी है वो डाउरी डेथ से संबंधित है, जिसे हम लोग दहेज हत्या बोलते हैं। यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ न्यू गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे आप सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस पर ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं, मैं वादा नहीं करूँगा बट आने वाली हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये जजमेंट क्या है। देखिए, भारतीय दंड संहिता, जिसे हम लोग इंडियन पीनल कोड भी बोलते हैं, कि धारा 304 बी में दिए गए वाक्यांश कुछ समय पहले, अब ये देखिएगा, इसी शब्द का इंटरप्रिटेशन किया गया है, इसी शब्द को इस पे एम्फेसाइज किया गया है, का अर्थ तुरंत पहले नहीं हो सकता। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट है। अब यहाँ पे केस क्या था, तो केस वही दहेज मृत्यु का था, जिसे हम लोग डाउरी डेथ भी बोलते हैं, 304 बी आईपीसी के अंतर्गत। अक्यूज्ड को नीचे वाली कोर्टों द्वारा सज़ा दी गई थी, और ये नीचे वाली कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट गए थे अपनी अपील लेके, और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ समय पहले शब्द है, ये कुछ समय पहले नहीं था। जो हम लोग ने दहेज की मांग की थी वो क्या थी, कुछ बहुत पहले की थी और बाद में हत्या हुई थी। तो ये कुछ समय पहले सा अभियोजन सिद्ध नहीं कर पाया कि हमने कुछ समय पहले ही दहेज की डिमांड की थी। तो उन्होंने क्या कहा कि अभियोजन पक्ष को दहेज मृत्यु और पति या रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए की गई क्रूरता या उत्पीड़न के बीच निकट और सजीव संबंध स्थापित करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि जिस दिन हत्या हुई और उससे कितने दिन पहले दहेज मांगा गया था, इस पे बात हो रही थी कि जो आपका अभियोजन पक्ष है, प्रोसिक्यूटर है, उसको ये सिद्ध करना चाहिए था कि ये जो निकट संबंध है, जो रिश्तेदारों द्वारा दहेज मांगा गया था और जब दहेज हत्या हुई उसमें बीच में कुछ ज़्यादा गैप हो गया था या पास का था, तो ये इसका मेन क्वेश्चन था। तो जो कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि जो सेक्शन 304 बी है वो मृत्यु को मानव हत्या या आत्मघाती हत्या ये सब में संकुचित करके नहीं रखती। इसका दायरा बहुत बड़ा है, तो उसी दायरे को बड़ा करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे जो धारा 304 बी है, मैं उसको आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग जान जाएं कि धारा 304 बी किन शब्दों का प्रयोग करती है। तो धारा 304 बी 1 के अनुसार दहेज मृत्यु मीन्स डाउरी डेथ तब होती है जब किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है, या विवाह के 7 साल के भीतर, यहाँ पे 7 साल भी ज़रूरी है, असामान्य परिस्थितियों में, जो कंडीशन है वो नेचुरल डेथ तो नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन इसमें है, असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है और यह दिखाया जाता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द है कुछ समय पहले, ये इसका मेन क्वेश्चन था इस पूरे के पूरे केस का। दहेज के लिए उसका पति या रिश्तेदार द्वारा उत्पीड़न किया जाता था या उसके साथ क्रूरता की जाती थी, किसके साथ, पत्नी के साथ। तो ये है सेक्शन 304 बी। तो यहाँ जो अभियुक्त पक्ष था वो यही कह रहा था कि जो अभियोजन पक्ष है उन्होंने साबित ही नहीं किया कि ये चीज़ नज़दीक की थी। और यहाँ पे जो कोर्ट ने कहा है, मैं आपको वो पढ़ दे रहा हूँ, कि एक आपराधिक कानून होने के कारण आम तौर पर इसकी सख्त व्याख्या की जानी चाहिए, क्योंकि जो क्राइम होता है, क्राइम अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ऐसे ही होता है। तो क्राइम तो हो रहा है, अब जब ये क्राइम हो रहा है
तो वहाँ पे किसी न किसी की हत्या हो रही है, कोई ना कोई मर रहा है, तो वहाँ पे जो कोर्ट है वो कह रहा है कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो काफ़ी सख्ती से किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने कुछ पुराने जजमेंट के भी रूल उठाए और वहाँ पे इसको और एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जिस समय भी हम 304B के केस को देखते हैं वहाँ पे हम इसका काफ़ी व्यापक रूप लगाते हैं। जो ये कुछ समय पहले शब्द है, इसका मतलब तुरंत पहले नहीं माना जाएगा, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाकर जो विधायिका थी उन्होंने कुछ समय को किसके ऊपर छोड़ा है, ये न्यायालयों के ऊपर छोड़ा है। और न्यायालय ये तय करेंगे कि ये कुछ समय पहले 1 घंटा है, 2 घंटा है, 1 साल है, 2 साल है, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन न्यायालय। ठीक है, कोर्ट्स कह सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिपेंड किसके ऊपर होगा, कोर्ट के ऊपर होगा। और यहाँ पे एक पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कुछ समय शब्द को एकदम ये नहीं कहा जा सकता कि ये 10 दिन होगा, 20 दिन होगा। यहाँ पे सर्कमस्टांसेस जो फैक्ट होंगे, एविडेंशियल जो फैक्ट होंगे, उनके बेस पे कि वो कितनी टेंडेंसी में किया जा रहा था उस बेस होगा, ना कि ये तो आपका कुछ समय अगर बीत गया है तो वो समय चला गया, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो अब जो मेन दिशा निर्देश है मैं वो लाइन टू लाइन पढ़ूंगा क्योंकि वो कोर्ट की लैंग्वेज है और मैं कोर्ट की लैंग्वेज में पढ़ूंगा। कहीं कुछ लगता है कि कुछ टेढ़े शब्द हैं तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे भाई पहले बता दूं कि यहाँ पे दोषसिद्धि बरकरार रखी गई है और उस एक्यूज्ड को सज़ा बरकरार रखते हुए जो सज़ा थी वही कंटिन्यू की गई है, इसमें उसको सज़ा से हटाया नहीं गया है। हाँ, दिशा निर्देश साथ में ही पारित कर दिए गए हैं कि बाद में जो कोर्ट्स हैं अगर कभी ये शब्द उनके सामने आए कि कुछ समय पहले, तो इस कुछ समय पहले का क्या मतलब है और बाकी जो एक्स्ट्रा इन्होंने दिए हैं वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले धारा 304B आईपीसी की व्याख्या कि दुल्हन को जलाने और दहेज जैसी सामाजिक बुराई को रोकने की विधायी मंशा को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। दूसरा, अभियोजन पक्ष को सबसे पहले धारा 304B आईपीसी के तहत अपराध के गठन के लिए आवश्यक अवयवों को, मीन्स जो फैक्ट होते हैं, को अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। एक बार जब ये जो फैक्ट हैं वो प्रूफ हो जाते हैं तो धारा 113B साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदान की गई कार्य कारण की खंड योजना धारणा आरोपी के खिलाफ काम करती है कि अगर आप आरोपी हैं तो आपको खंडित करना होगा कि मैंने ऐसी हत्या नहीं की गई। अगर एक बार अभियोजन पक्ष ये साबित कर देता है 304B के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अब आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप इसे खंडित करें। तो यही चीज़ ये कह रहा है। तीसरा, धारा 304B आईपीसी में आने वाले वाक्यांश कुछ समय पहले का तुरंत पहले से नहीं लगाया जा सकता। अभियोजन पक्ष को दहेज मृत्यु और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए की गई क्रूरता या उत्पीड़न के बीच निकट और सजीव संबंध का अस्तित्व स्थापित करना चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट एक्सप्लेनेशन है लंबा, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। धारा 304B आईपीसी मौत को मानव हत्या या आत्मघाती या आकस्मिक रूप से वर्गीकृत करने के एक संकुचित दृष्टिकोण रखती है। अब देखिए यहाँ पे धारा 304B को कह रहा है कि यहाँ पे जो भी मानव हत्या होते हैं या आकस्मिक रूप से जो मर जाता है उसको एक तरीके से बहुत ही सीमित दायरा है कि किसी ने तो मारा होगा। तो ये कोर्ट का बड़ा सीमित दायरा है। इस तरह के गैर वर्गीकरण का कारण यह तथ्य है कि सामान्य परिस्थितियों के अलावा होने वाली मृत्यु मामलों में हत्या या आत्मघाती या आकस्मिक हो सकती है। जो नेचुरल डेथ नहीं होती है उसमें हो सकता है किसी ने हत्या की हो, आकस्मिक मर गई हो या फिर किसी तरीके से उसके ऊपर आत्मघाती टाइप का हमला किया गया हो। तो ये कोर्ट कह रहा है कि ये भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप नैरो सोच का दिमाग रखते हैं कि यार ये 3 चीज़ ही होगी। कोई तो मरा है, अब वो अपना बयान देने के लिए ज़िंदा नहीं है कि वो उसे किसने मारा, कैसे मरा, वो तो मर गया। तो यहाँ पे कोर्ट थोड़ा सा सेंट्रलाइज लेके चलती है। इसके बाद धारा 304B की अनिश्चित प्रकृति के कारण आईपीसी जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के साथ पढ़ा जाता है, जजों,
अभियोजन और बचाव पक्ष को मुकदमे के संचालन के दौरान सावधान रहना चाहिए। अब ये कुछ कंडीशंस हैं। यह गंभीर चिंता का विषय अगला है। ये अक्सर ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बहुत ही लापरवाही और खानापूर्ति तरीकों से बयान दर्ज करते हैं। आरोपी से उसके बचाव के संबंध में विशेष रूप से पूछताछ किए बिना यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत एक आरोपी की परीक्षा केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह निष्पक्ष की मूल सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे जो ये सीआरपीसी की धारा 313 है, इसके लिए बताया गया है कि वहाँ पे जो अभियुक्त होता है उसकी परीक्षा की जाती है, उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है सीआरपीसी के अंतर्गत। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्टों को ये आदेश किया है कि आप खानापूर्ति मत कीजिए, आप अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारे उनके जितने भी वो अपना प्रूफ देना चाहते हैं, कोई एविडेंस देना चाहते हैं, तो वो आप अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए, खानापूर्ति मत कीजिए। और यह कि सावधानी से पूछताछ कीजिए, क्योंकि ये फैक्ट बेस है। अब अगला चलते हैं। अदालत को आरोपी के सामने अपराध की परिस्थितियों को पेश करना चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए, कि सारे फैक्ट उसके सामने पेश कीजिए और उससे जवाब मांगिए। अभियुक्त के वकील के लिए कर्तव्य तय किया गया है कि मुकदमे की शुरुआत के बाद से धारा 304B, साक्ष्य की धारा 113B के विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपना बचाव तैयार करें। यहाँ पे सामने वाली पार्टी के लिए भी उन्होंने बोल दिया कि ये विशेषताओं को ध्यान दें, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट टाइप के आपके सेक्शन कह सकते हैं, आईपीसी के भी हैं, और एविडेंस का 113B जो है ये भी एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही हार्ड टाइप का है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए इस पे कोर्ट ने कहा है कि इसको आप जानते हैं, जितने भी लॉयर होंगे ये इसको जानते होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयार कीजिए पक्ष। और सीआरपीसी की धारा 232 के अनुसार यदि अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य लेने के बाद अभियुक्त की जांच करने, अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद जज यह मानता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने अपराध किया है, तो जज बरी करने का आदेश दर्ज करे। इस प्रकार के विवेक का उपयोग ट्रायल कोर्ट द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के दायित्व के रूप में किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रायल का ही प्रोसीजर बता दिया है कि जो ट्रायल कोर्ट होते हैं, अब देखिए ये एक बड़ा मुकदमा है, ये सेशन ट्रायल में ही चलता है, तो यहाँ पे सेशन ट्रायल इसका 232 के अकॉर्डिंग होता है। तो वहाँ पे अभियोजन पक्ष की गवाही ली जाएगी, और अभियोजन पक्ष की गवाही लेने के बाद अगर ये नहीं साबित हो पा रहा है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसने किसी तरीके का अपराध किया है, तो उसे बरी कर दीजिए, पर आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। और अगला फिर बताया जा रहा है, एक बार जब ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया कि आरोपी धारा 232 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार बरी होने योग्य नहीं है, तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए और विशेष रूप से बचाव साक्ष्य के लिए सुनवाई तय करनी चाहिए। आरोपी को धारा 233 सीआरपीसी के तहत प्रदान की गई प्रक्रियाओं के अनुसार बचाव पेश करने के लिए बुलाना चाहिए, जो आरोपी को प्रदान किया गया एक अमूल्य अधिकार भी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब जो धारा 232 है उसके अकॉर्डिंग वो छोड़ा नहीं जाता है, तो 233 की धारा आ जाती है और वो बताती है कि अब बचाव पक्ष अपना पेश करे, जितनी भी उसको अपना पेश करना है बचाव में वो सारी चीज़ें पेश करे, और ये उसका एक अधिकार भी है कि उसे अब पेश करना चाहिए। अच्छा, उसके आगे वाला जो बताया है, उसी समय ट्रायल कोर्ट को अन्य महत्वपूर्ण विचारों को संतुलित करने की आवश्यकता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही मुझे पता है, बट क्या करूं। जो अगला है कि जो जज होंगे जो सज़ा सुनाएंगे वो इतने दिशा निर्देश जो मैंने अभी पढ़े हैं उसका भी पालन करेंगे, यहाँ पर लिखा है। और आखिरी में कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो काफ़ी अच्छी भी है और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करने वाली भी है कि निसंदेह जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है, दहेज हत्या का खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि यह भी देखा गया है कि कभी कभी पति के परिजनों को भी फंसाया जाता है, भले ही अपराध करने में उनकी कोई सक्रिय भूमिका न रही हो और वे दूर रह रहे हों। ऐसे मामले में कोर्ट को अपने रुख में सावधानी भी बरतनी चाहिए। यानी यहाँ पे कोर्ट को ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि अगर किसी के परिवार वाले
दूर रहते हैं और उनके पास नहीं रहते हैं और उन्हें फंसाने की प्रवृत्ति है, तो कोर्ट को ये भी ध्यान देना चाहिए और इसको बहुत ही बारीकी से देख के फिर सज़ा सुनानी चाहिए, फिर ट्रायल को कंडक्ट करना चाहिए। तो ये था आपका ये केस, और केस का नाम है सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य का, और आपको ये जजमेंट मिल जाएगी डिस्क्रिप्टिव ज्ञान टेलीग्राम चैनल पे। उस पर आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे, इसकी PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।